आइए आज की कक्षा में देखते हैं केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में। साथ ही हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। यह इनके द्वारा 9वीं बार पेश किया गया और अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बार बजट पेश मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार किया गया है। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की जो औसत वृद्धि दर रही वो लगभग 7% के आसपास रही और यह 18वीं लोकसभा का तीसरा बजट है। पिछले 12 वर्षों में जो हम लोगों ने 7% का औसत वृद्धि दर हासिल की, उसके लिए बजट में जिन बातों का वर्णन किया गया है वो निम्नलिखित हैं कि हम लोगों ने स्थायित्व पे ध्यान दिया, राजकोषीय अनुशासन पर ध्यान दिया, कम मुद्रास्फीति पर ध्यान दिया और सतत विकास पर ध्यान दिया। बजट में 7% की उच्च विकास दर को बनाए रखने होती निम्न बातों पर बल दिया गया। इनमें से हैं उच्च सुरक्षा, आयात कम, पैसे का विवेकपूर्ण खर्च, मौद्रिक स्थिरता, सार्वजनिक निवेश, घरेलू निर्माण क्षमता। बजट में 3 कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। देखते हैं वो 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला है आर्थिक विकास की गति, दूसरा है आकांक्षाओं को पूरा करना, तीसरा है सबका साथ सबका विकास। आप लोग ये तीनों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये आर्थिक विकास को गति के बारे में जो वर्णन किया गया है वो तेज और सतत रहा है और तेज और सतत आर्थिक विकास की गति की प्राप्ति हेतु 6 कर्तव्यों पर बल दिया गया है और आप इन 6 को याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला है विनिर्माण, दूसरा है विरासतों का पुनर्निर्माण, फिर तीसरा है चैंपियन एमएसएमई बनाना, फिर अवसंरचना पर सशक्त बल, फिर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, फिर नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। पहले कर्तव्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं जो आने वाले समय में जिन पे सरकार काम करेंगी उनके बारे में मुख्य मुख्य बिंदुओं को दिखाया गया है। चूँकि बजट पढ़ना काफ़ी लंबा 200-300 पेज का होता है, सबके बस की नहीं है, तो इसलिए मुख्य मुख्य बातों को आप लोग के लिए नोट्स बनाए हैं, इन्हें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने हेतु अगले 5 वर्षों में कुल 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन और 3 नए औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने पर बल दिया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हेतु 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु राज्य का नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ दुर्लभ पृथ्वी गलियारे बनाने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने हेतु क्लस्टर आधारित मॉडल पर 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। प्राकृतिक रेशे के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना देख लीजिएगा। आप लोग से ऐसा पूछ सकता है कि राष्ट्रीय फाइबर योजना का संबंध किससे है, तो इनका संबंध प्राकृतिक रेशे के लिए है। फिर राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जूट, रेशम, ऊन पे आत्मनिर्भरता इनकी बात की गई है। पूंजीगत व्यय बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया। सरकार जो पूंजीगत व्यय पे खर्च करती है वो कितना किया गया है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारे की स्थापना की जाएगी। 7 प्रमुख रूटों पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी निर्माण होगा। देख लीजिए, 7 प्रमुख रूटों की बात की गई है। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शिप लेन निर्माण पे कार्य किया जाएगा। खनिज समृद्धि क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए जलमार्ग 5 को बढ़ावा दिया जाएगा। आप लोग ये बताइए, जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक है और किस राज्य से संबंध है इनका। दूसरा कर्तव्य जो है मानव क्षमता और आकांक्षाएं। मानव क्षमता और आकांक्षाएं, इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा उनका नीचे वर्णन है। 5 वर्ष में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती की जाएगी। आयु शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में शिक्षा और संरचना पर कार्य किया जाएगा।
कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना की जाएगी। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना। 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का अनुभवात्मक विकास किया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ एवं अगले दशक में खेल पारिस्थितिक तंत्र का सुधार। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा कर्तव्य समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। जो तीसरा कर्तव्य है, इसके अंतर्गत किसानों के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास। नेक्स्ट, एआई आधारित एग्रीटेक पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। ये देखिए, चंदन, कोको और काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता में दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाएगा। रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थाएं बनाई जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध स्वीकृति के लिए 4000 नई ई बसें चलाई जाएगी। कितनी नई ई बसें चलाई जाएगी? लगभग 4000 के आसपास नई ई बसें चलाई जाएगी। दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट गलियारे का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? आप लोग ये जगह देख लीजिए, दुर्गापुर में। 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी। कितने लाख की सहायता की जाएगी? 1.4 लाख करोड़ रुपए की। 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 12% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बजट का कुछ की पॉइंट देखते हैं जो पीसीएस के लिए, वनडे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट में जो कुल प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया वो 53,47,315 करोड़ रुपए रखा है। इसमें से पूंजीगत प्राप्ति 18,14,165 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति 35,33,150 करोड़ रुपए है। ठीक उसी प्रकार कुल व्यय भी कुल प्राप्ति के बराबर है। फिर पूंजीगत व्यय है 17,14,523 करोड़। नेक्स्ट राजस्व घाटा दिया गया है, फिर प्रभावी राजस्व घाटा दिया गया है, फिर राजकोषीय घाटा। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले ये राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं ये देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, भारत सरकार को रुपया आता कहाँ से है? तो उधार एवं अन्य देयताएं से सबसे ज़्यादा 24% का या फिर 24 पैसे आते हैं। फिर जीएसटी से 18 पैसे, फिर आयकर से 21 पैसे, फिर निगम कर से 4 पैसे, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 6 पैसे, इसी तरह सीमा शुल्क से 10 पैसे। फिर भारत सरकार रुपये का खर्च कहाँ करती है? तो कर एवं शुल्क में राज्य का जो हिस्सा है वो 22% दिया जाता है। वित्त आयोग अंतरण में 7 पैसे, फिर केंद्र प्रायोजित योजना 8 पैसे, फिर ब्याज अदायगी 20 पैसे, रक्षा में 11 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 70 पैसे। आप लोग मुझे ये बताइए कि केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में क्या अंतर है? देखिए, बजट में राजकोषीय घाटा 2026-27 में जीडीपी का राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.3% अनुमानित रखा गया और राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.7% और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% ऐसा अनुमान रखा गया है। फिर इस बार के बजट में नई कर व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है, जिसमें से अगर आप 0 से 4 लाख रुपए वार्षिक कमाते हैं तो आपसे 0% का टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 4 से 8 लाख रुपए वार्षिक कमाते हैं तो आपसे 5% का टैक्स लिया जाएगा। फिर 8 से 12 10%। फिर इसी तरह अगर आप 24 लाख से अधिक कमाते हैं तो आपसे 30% का टैक्स लिया जाएगा। और फिर ये केंद्र सरकार का पैसा खर्च कहाँ होता है? इस बार के बजट में ब्याज में 14,03,972 करोड़ रुपए खर्च होगा। चूँकि ये बजट है, इसमें अनुमान लग रहा है। फिर परिवहन पे है, फिर रक्षा पे है, फिर सब्सिडी पे है, फिर पेंशन पे है, फिर शिक्षा पे है। आइए अब हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी 2026 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चूँकि आर्थिक सर्वेक्षण बहुत लंबा है इसलिए हम लोग मुख्य बिंदुओं को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्य वर्धन जीबीए 7.3% रहने की संभावना है। फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की संभावित विकास दर लगभग 7% आंकी गई है। हम लोग बजट में भी देखें, उसमें भी कहा गया है कि पिछले 12 वर्षों में 7%। 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से बढ़ के
6.8 से 7.2% तक रहने का अनुमान रखा गया है। राजकोषीय स्थिति के बारे में देखते हैं। 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति 9.2% तक बढ़ी, जो कि बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 6.9 करोड़ रुपए था, जो अब 6.9 करोड़ लोग थे, जो अब बढ़कर 9.2 करोड़ लोग हो गए। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 1.74 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। आइए अब मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र में देखते हैं। सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर कई दशकों के सबसे निचले स्तर तक 2.2 पर आ गया। एनपीए जो होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, मतलब बैंक किसी को कर्ज देती है, फिर वो व्यक्ति किसी कारणवश कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसे एनपीए में शामिल कर दिया जाता है। उस कर्ज को एनपीए कहते हैं, जो 2.2% तक आ गया। और शुद्ध एनपीए देखा जाए वो बहुत कम, 0.5% के बराबर है। मतलब शुद्ध एनपीए आप ये मान लीजिए जिसकी वापसी की संभावना लगभग 0% नहीं के बराबर है। अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि दर 14.5% रही। अनुसूचित बैंक वही बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की सूची में शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार। पीएम जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 25.02 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें 33.63 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। मुद्रा योजना के तहत 36.818 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या 12 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। अब बाह्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल निर्यात 825.3 बिलियन डॉलर रहा है। सेवा निर्यात में 6 पॉइंट्स की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 387.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 701.4 बिलियन डॉलर था। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत को 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की धनराशि, प्रवासी धनराशि यानी रेमिटेंस, वहाँ जो लोग रहते हैं जो भारत में मतलब वहाँ जाके काम करते हैं और फिर भारत में अपना पैसा भेजते हैं अपने परिवार को, तो उन्हें प्रवासी धनराशि यानी रेमिटेंस कहा जाता है। आइए अब सामाजिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। वर्तमान में देश में 23 IIT, 21 IIM और लगभग 20 AIIMS है। सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे तथा दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर घटकर लगभग 4.8% तक आ चुकी है। 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 41.7% मापी गई। आइए अब सेवा क्षेत्र के बारे में देखते हैं। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 53.6% है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। इसमें से पहला कौन है? पहला यूएस है। आइए अब उपभोग और निवेश के बारे में मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। निजी उपभोग जीडीपी का 61.5% था, जो 2012 के बाद उच्चतम है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर 1.7% रही, जो अब तक की सबसे न्यूनतम है। खाद्यान्न उत्पादन 3,577 लाख मीट्रिक टन तक गया, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। ये देखिएगा खाद्यान्न उत्पादन कितना गया, 3,577 लाख मीट्रिक टन। मछली उत्पादन में 140% की वृद्धि देखी गई। आप लोग ये बताइए कि भारत मछली उत्पादन में कितवें स्थान में है? तो भारत जो है कि मछली उत्पादन में 2nd स्थान पे है। पीएम किसान योजना के तहत अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। पीएम किसान योजना के तहत वर्ष में 3 किस्त की राशि दी जाती है, जो 2-2 हजार रुपए की होती है। और गरीबी के मामले में देखा जाए तो बहुआयामी गरीबी 55.3% से घटकर 11.28% तक हुई है। चलिए आज का कक्षा यहीं खत्म हो रही है। अगर आपको इस PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए।